नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, तो इसके लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम यहाँ पर करंट अफेयर, इतिहास, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के इन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो इसमें क्वेश्चन आया है, 20वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, दुबई, कुआलालंपुर या फिर जकार्ता में? तो ये है 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी। तो ये तो हुआ है जकार्ता में। अब यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन जो बनने जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन का, तो ये नई दिल्ली में होगा 9-10 सितंबर को। अब यहाँ पर जो है इस सम्मेलन में 19 देश और यूरोपीय संघ के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत ने कभी जो ये G20 जो शिखर सम्मेलन है इसकी मेज़बानी की है? तो भारत ने कभी भी जो इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेज़बानी नहीं की है। तो ये भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये जो G20 जो शिखर सम्मेलन होगा तो 2023 का तो भारत में होगा नई दिल्ली में, और 2024 का कहाँ पर होगा? तो 2024 का होगा ब्राज़ील में, और 2025 का ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। इससे संबंधित जो और कुछ महत्वपूर्ण बनेंगे वो हम जो नेक्स्ट जो करंट अफेयर होगा उसमें उनको करेंगे, क्योंकि 9-10 तारीख को जहाँ शिखर सम्मेलन होगा और उसके बाद क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में हाल ही में किसने चुना गया है? राजेश नाम्बियार, अतुल सक्सेना, राजीव सिन्हा या मोहित कुमार को? तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में जो हाल ही में चुने गए हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में हैं, तो इनका नाम है राजेश नाम्बियार। उसके बाद आ जाता है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में करेगा? ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन बेंगलुरु, मुंबई, गाजियाबाद या फिर जयपुर में? तो ये जो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन है ये गाजियाबाद में होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन, गवर्नर जनरल परिषद को एक सदन माना गया, केंद्रीय विधानमंडल के निर्वाचन मंडल में परिवर्तन, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में कमी? तो यहाँ पर जो ये भारतीय शासन अधिनियम है 1919 इसके अंतर्गत जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा ए वाला, द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया है। तो इसकी जो डिटेल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो भारतीय शासन अधिनियम है 1919 इसके अंतर्गत सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है, जिसमें प्रथम सदन राज्य परिषद और दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा थी। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिसमें से 33 का निर्वाचन होता था और 27 सदस्य मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य होते थे, जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित थे और 41 सदस्य मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची के विषय पर विधि निर्माण अथवा उसे अस्वीकार करने का अधिकार था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम है, इसके बारे में यहाँ पर कौन सा एक असत्य है? तो असत्य कौन सा है? और इनमें जो यहाँ पर असत्य माना गया है ऑप्शन सी को,
कि सदस्य कुल खर्च के 2/3 पर मतदान कर सकते थे, जबकि 1/3 भाग पर मतदान नहीं कर सकते थे। तो इसके बारे में भी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के संबंध में कथन सी असत्य है, क्योंकि 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम है इसके अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य कुल खर्च बजट के केवल 1/3 भाग पर ही मतदान कर सकते थे। शेष 2/3 भाग पर उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस अधिनियम के मतदान के आधार पर बजट को 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग जिस पर विधानमंडल के सदस्य मतदान कर सकते थे, दूसरा वह भाग था जिस पर वह मतदान नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जिन विषयों पर उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त था उन विषयों पर भी गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त था कि सदस्यों के द्वारा अस्वीकृत किए गए विषयों को अपने कर्तव्य पालन के आधार पर वह पुनः जीवित कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इनमें कौन से वाला सही है? और सही जो यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया है, 1 और 3 को। तो इनके भी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो भारत शासन अधिनियम है 1919, इसके संदर्भ में कथन 1 और 3 को सही माना गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई है। द्वैध शासन से अभिप्राय ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें उत्तरदायी तथा अनउत्तरदायी दोनों तत्वों का समावेश किया गया हो। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र की कुछ विधायी शक्तियों का हस्तांतरण प्रांतों में किया गया और कार्यों का वितरण केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में किया गया। तो और कथन 2 ये असत्य है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित अधिनियम पर आधारित है? पार्लियामेंट्री सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत का जो संविधान है इसमें केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, जिसे भारत के संविधान ने अपनाया। और इस अधिनियम में शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में सूचीबद्ध किया गया था। संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। संघीय सूची में केंद्र सरकार को, प्रांतीय सूची में प्रांतीय सरकार को और अनन्य क्षेत्र अधिकार दिया गया था। समवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार था। मतलब जो ये संघ वाली थी इसमें तो था सेंटर की सरकार, और जो ये प्रांतीय थी इसमें थी राज्य वाली, और जो ये समवर्ती थी इसमें सेंटर और राज्य ये दोनों थी। उसके बाद है 1935 का जो अधिनियम, इसके द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल या फिर प्रांतीय गवर्नर को। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला, तो ये गवर्नर जनरल को। तो 1935 का जो अधिनियम है इसके द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना कर संघीय विषयों को संरक्षित तथा हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया था। संरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल को स्वविवेक पर आधारित शक्तियाँ प्राप्त थी और हस्तांतरित विषयों पर मंत्री परिषद को नियंत्रण प्राप्त था और मंत्री परिषद संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली
का प्रस्ताव दिया गया था। इस अधिनियम ने शासकीय कार्यों को 3 सूची, संघ, राज्य और समष्टि सूची में विभक्त किया था और इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। तो इनमें से जो सही है वो कौन से वाला है? सही जो है यहाँ पर ऑप्शन सी 1, 2, 3 को माना गया है। तो इसके बारे में जो डिटेल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, तो भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी और इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। संघ की 2 इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें। इसके तहत प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समष्टि सूची के अंतर्गत किया गया था। तो जो कथन 4 जो है यहाँ पर सही नहीं, क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की संघ सूची में 59, राज्य में 54 और समष्टि में 36 विषय शामिल थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बना सकता जब तक कि वह दोनों सदनों द्वारा पारित न हो, दोनों सदनों द्वारा पारित तथा गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत न हो, दोनों सदनों द्वारा पारित तथा ताज द्वारा स्वीकृत न हो, दोनों सदनों द्वारा पारित तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत न हो। तो ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि यहाँ पर दोनों सदनों द्वारा पारित और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत न हो, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में माना गया है। तो यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कोई भी विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक वह दोनों सदनों के द्वारा पारित, गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत न हो। किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान था। गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाता है 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो यहाँ पर जो असत्य है ये कौन सा है? संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 6 न्यायाधीश होते थे। संघीय न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय था जिसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त थी। कोर्ट वाला क्वेश्चन है जो ऑप्शन ए को माना गया है, केवल एक ही यहाँ पर सही माना गया है। तो इनके बारे में भी जो डिटेल है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कथन एक असत्य है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। ये जो संघीय न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा होती थी तथा वे 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते थे। यद्यपि इससे पूर्व भी इन्हें कदाचार अथवा शारीरिक मानसिक असमर्थता के आधार पर प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की सिफारिश पर हटाया जा सकता था। उसके बाद आ जाता है जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है, इसके द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा सही है? इस अधिनियम के द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था वाले प्रांत बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा मद्रास थे। द्विसदनीय विधानमंडल में उच्च सदन विधानसभा थी और द्विसदनीय विधानमंडल में निम्न सदन राज्य परिषद थी। तो यहाँ पर जो इसमें सही जो माना गया है ऑप्शन ए को सही माना गया है कि इस अधिनियम के द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। अधिक डिटेल आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन के द्वारा मई 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कौन सा यहाँ पर असत्य है? भारत में एक संघीय शासन की स्थापना, किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय, उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले संप्रदाय के कुछ सदस्यों के 2/3 बहुमत से होना,
संघीय कार्यपालिका तथा विधायिका होनी चाहिए, जिसमें प्रांतों तथा देशी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संघीय सरकार का क्षेत्राधिकार वैदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा तथा संचार व्यवस्था तक सीमित होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है बी को माना गया है। तो इसकी डिटेल जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है, ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन ने भारत की सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद 16 मई 1946 को एक योजना दीर्घकालीन समझौते हेतु प्रस्तुत की गई, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले संप्रदाय के कुल सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए, न कि 2/3 बहुमत से। जो मंत्रिमंडलीय योजना है, इसके प्रस्ताव के अन्य प्रावधान थे संघीय शासन की व्यवस्था, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय न्यायालय की स्थापना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्न जो कथन है, यहाँ पर कोट वाला क्वेश्चन है, कथन और विकथन वाला कह सकते हैं। ए कारण निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर बताइए। ए कथन और आर इसका कारण है। तो कथन है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा एक अंतरिम सरकार की स्थापना की कल्पना की गई थी, और इसका कारण है कि संविधान की निर्माण विधि में शासन संचालन हेतु अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी पद भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है ए को माना गया है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है, आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में किन के प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना था? कांग्रेस, भारतीय ईसाई, पारसी, मुस्लिम लीग, सिख। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो यहाँ पर थे ये सभी। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत विवादग्रस्त 4 प्रांत असम, बंगाल, पंजाब और उड़ीसा का विभाजन किए जाने का प्रावधान था। असम के सिलहट क्षेत्र में विभाजन का निर्णय जनमत द्वारा किया जाना था। तो कौन सा यहाँ पर सही है? और सही जो है यहाँ पर ऑप्शन बी को माना गया है, 1 और 3 को। तो यहाँ पर इनकी डिटेल दी गई है। ये जो माउंटबेटन जो योजना है, इसके संबंध में 1 और 3 सही है। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने हेतु लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा था। माउंटबेटन जो है 24 मार्च 1947 को भारत पहुंचा था, जहां गहन विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को अपने नीति विधायक बयान भारतीय विभाजन की योजना जारी की गई थी, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में प्रावधान था कि असम के सिलहट क्षेत्र में जनमत के द्वारा यह निश्चय किया जाएगा कि वह असम में रहेगा अथवा पूरे बंगाल में सम्मिलित होना चाहेगा, जो पाकिस्तान का ही एक अंग होगा। यहाँ पर कथन द्वारा सत्य माना गया है, क्योंकि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 4 प्रांतों में नहीं बल्कि 3 प्रांत असम, बंगाल और पंजाब का विभाजन किए जाने का प्रावधान था। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान यहाँ पर शामिल नहीं था? तो यहाँ पर एक इनमें शामिल नहीं था, कोट वाला क्वेश्चन है, जो ऑप्शन बी में है कि जनजातीय क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बरकरार रखा गया। यहाँ पर जो इसकी डिटेल दी गई है, तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, इसमें जनजातीय क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बरकरार रखे जाने का प्रावधान शामिल नहीं था, और इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। जो भी संधियां अथवा समझौते ब्रिटिश सरकार के द्वारा तथा जनजातियों के बीच अधिनियम लागू होने के दिन विद्यमान थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया था।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित था? 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम, 35, 19 या 1909 का? तो ये था जो ऑप्शन बी में आया है 1935 का। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 का भारतीय शासन अधिनियम का माना जाता है। 1935 के जो अधिनियम के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी थी। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय आदि के प्रावधान इसी अधिनियम के अंतर्गत ही किए गए थे। तो ये हमारे जो यहाँ पर राजनीति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और अब हम जो यहाँ पर अन्य जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन हम करेंगे। तो अब हमारे जो यहाँ पर हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं, और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो आपने अभी तक दूसरे वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे। यहाँ पर जो है इसमें व्याख्या के रूप में ही जो है क्वेश्चन को अब जो है पूछ लिया गया है। और यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य या फिर वर्ष्य। तो जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांत की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करेगी। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट उड़ सकता है, तो इसमें जो है ऑप्शन जो डी वाला है, वर्ष्य, इसको माना गया है। वर्ष्य जो वे ध्वनियाँ होती हैं जो दांतों के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं, और इसके अंतर्गत अरबी, फारसी की ज और फ की ध्वनियाँ आती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, शुद्ध जो शब्द है वो आपने बताना है। यहाँ पर इनमें से सही कौन से वाला है? और यहाँ पर जो इनमें सही है ऑप्शन सी वाला। तो ये जो गृहिणी जो है यही यहाँ पर सही इसमें माना गया है। पत्नी या घरेलू स्त्री जो होती है उसको कह देते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पर्यायवाची देखें तो भार्या, वामा, दारा, सहधर्मिणी, इस प्रकार के बहुत से अन्य नाम भी हैं। उसके बाद आ जाता है रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कौन सा बनेगा, और यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन ए में है, रतन प्लस में आकर, रत्नाकर। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर भी अ, यहाँ पर अ और अ में दीर्घ संधि हो जाती है, जैसे विद्या प्लस में आलय, विद्यालय। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तद्भव तत्सम युगम में एक युगम गलत है और गलत ही आपने बताना है। बाजा, वाद्य, वक, वत्स, बेर, बद्री, या इनमें से कोई नहीं। तो तत्सम तद्भव युगम में एक युगम गलत है, और जो गलत है जो ऑप्शन बी में आया है, वक, वत्स। तो यही यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, निम्न लिखित में कौन सा युगम विपरीतार्थक है? अज, प्रज, ज्ञानी, विज, पादप, पीटप, मयंक, मृगांक। तो यहाँ पर एक विपरीतार्थक है जो ऑप्शन ए में आया है, अज, प्रज। अज का मतलब अज्ञानी या ज्ञान रहित, एवं इसका विलोम प्रज्ञा अर्थात विद्वान या बुद्धिमान है। तो यही विलोम विपरीतार्थक है। उसके बाद है आंखें चार होना। जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? कठिनाई में पड़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना या नींद आना। तो आंखें चार होना, आंखें चार होने का जो अर्थ है एक दूसरे को देखने से भी है, प्रेम होने से भी इसका अर्थ माना जाता है। उसके बाद आ जाता है अर्चना अत्यंत सुंदर है।
यहाँ पर जो ये जो रेखांकित है इस पद का भेद बताइए। यहाँ पर ये एक विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेषण विशेष है या फिर सविशेषण है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, ये अत्यंत, अर्चना अत्यंत सुंदर है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, विशेषण तो जैसे सुंदर है, जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा प्रविशेषण। तो इस सुंदर की भी जो विशेषता है अत्यंत, बहुत ज़्यादा, तो यही जो यहाँ पर माना गया है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहेंगे, और यहाँ पर जो है ये प्रविशेषण है। नेक्स्ट है जोड़कर लिखिए, मतलब इनके आपने बताने हैं, मिलान करना में कौन सा यहाँ पर इसका बनेगा। और यहाँ पर जो इनका बना है जो ऑप्शन डी में आया है 3 1 4 और 2, तो इनको देख लेते हैं 3 4 1 2। अव्ययभाव जो समास है, जहाँ पर प्रथम जो अव्यय उपसर्ग होता है पद, तो उसको माना जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन से में है, जो ऑप्शन 3 में है यथा, ये अव्यय उपसर्ग हो गया तो अव्ययभाव समास। तत्पुरुष होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे दूध रोटी, दूध से बनी हुई रोटी, जो ऑप्शन 4 में है। द्वंद्व होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो यहाँ पर जो है इसमें कुछ ये जो है, क्योंकि ये द्वंद्व जो है द्वंद्व का है, दूध और रोटी जैसे भाई बहन सुख दुख होते हैं, और इसकी पहचान होती है, यहाँ से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं, और दोनों ही पद इसमें भी प्रदान होते हैं। तो ये एक था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास का दूध रोटी, तत्पुरुष जो है इसका फिर ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर जब बहुब्री है, बहुब्री का इनमें कौन सा है, और तत्पुरुष का हो जाएगा मनमाना, और बहुब्रीही जो है इसका हो जाएगा जो एक बच गया सिर कटा। बहुब्री होता है जहाँ पर अन्य ही पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा, आप जो है इनको देख लेना। ये 3 1 4 2 थे, 3 1 4 2। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बादल घिर आए बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है, सरल आज्ञावाचक निषेध या संयुक्त वाक्य है। बादल घिर आए बारिश होने लगी, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों, योजक एवं या तथा और अथवा इसलिए तो फिर किंतु लेकिन परंतु इनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 वाक्य है, बादल घिराए बारिश होने लगी, तो ये जो यहाँ पर बीच में और आया है, तो ये संयुक्त जो है इसके द्वारा जुड़ा हुआ है। राम ने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ, तो ये जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है संयुक्त का। उसके बाद है इनमें से मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, दोहा चौपाई सोठा या फिर ये सभी। तो सम मात्रिक छंद, सम का मतलब समान, तो समान मात्रिक छंद का उदाहरण है जो ऑप्शन सी में आया है, तो ये चौपाई है। इसमें क्या है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। तो सम मतलब समान, समान मात्रा वाले, तो ये चौपाई है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन पैसिव वॉइस। तो पैसिव आपने बताना है, इसमें कौन से वाला, ऑलवेज रीच दिस स्कूल एट टाइम, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, और लेट हिम रीड ए बुक, लेट्स दिस सैलरी टू बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। तो यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, लेट दिस सैलरी बी गिवन टू दीज
लक्ष्य जो इसी को माना गया है। लेट प्लस में सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर टर्न द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डू यू राइट ए गुड हैंड, ही सेड। तो जब हम इसको बदलेंगे तो इसमें कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन ए में है। ही आस्क्ड वेदर आई रोट ए गुड हैंड। तो ये सैड जो है इसको आस्क्ड में बदला जाता है। उसके बाद है यहाँ पर एरर वाला। इफ आई एम यू आई वुड हैव सी टू इट दैट आई won the prize, नो एरर। और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन से में है, जो ऑप्शन ए में है। इसमें इफ आई एम यू, इसकी जगह पर इफ आई वर, इफ आई वर इसका प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा एक्सेप्शन है कि यदि सब्जेक्टिव मूड रहने पर अर्थात वाक्य में कोरी कल्पना या शर्त जैसे विश है, कंडीशन है, इनका भाव प्रकट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फ्लोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर जो आपने इनका जो सही जो है सही स्पेलिंग वो बतानी है। और यहाँ पर जो इसमें आई है जो ऑप्शन डी में है, तो ये जो है यहाँ पर इसके सही बताया गया है। प्लेटिट्यूड। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर इसमें आपने प्रेपोजिशन जो है बतानी है। तो यहाँ पर इसमें जो प्रेपोजिशन बतानी है कौन से वाली आएगी, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन रहेगा इसमें सी वाला। तो यहाँ पर टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सैनोमेस, जो आपने इसका बताना है, मतलब इसका जो समानार्थक है। तो ये जो विजडम है बुद्धि, इसका समानार्थक, और इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेज टू काउंट अपॉन। तो इसका मीनिंग बताना है, इसका जो यहाँ पर मीनिंग इनमें कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी वाला। टू डिपेंड अपॉन, पर निर्भर रहना। ये भरोसा करना मतलब इस पर निर्भर रहना। उसके बाद है ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू अ स्ट्रेन। इफ ओनली आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। तो इसमें बताना है कौन सा इसका यहाँ पर बनेगा। एक्सक्लेमेटरी वाक्य को स्ट्रेन ऑफ ट्रांसफॉर्म करने पर सही वाक्य कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन सी में है। आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। काश मैं 1 घंटा पहले आया होता। आई विश आई हैड कम 1 आवर अर्लियर। काश मैं 1 घंटा पहले आया होता। यदि ये जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है इसमें इफ, ओनली, वुड, कुड, फॉर हो तो इन्हें जो हटा दें और इनकी जगह पर विश, डिजायर, अलास, इनकी जगह इट इज सैड
का प्रयोग होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। हिज विच इज दैट माउंट ए कमांड। तो इसमें जो यहाँ पर कौन सा इसका बनेगा, और इसका जो यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन सी में आया है तो ये होगा 2। उसकी इच्छा एक आदेश के समान है। तो ऑप्शन सी 2। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो करेक्ट है। करेक्ट आपने इसका यह बताना है, करेक्ट इसमें कौन सा बनेगा। दिस पेपर डैश टू वीकली। यह जो अखबार है सप्ताह में 2 बार आता है। इज अपीयरिंग अपियर्स, आई हैव अपीयर। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन सी में आया है तो इसमें अपीयर्स का प्रयोग होगा कि यह जो अखबार है सप्ताह में 2 बार मतलब आता है, प्रकट होता है, आता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के जो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है कि गैर सहज संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1920 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी। अक्टूबर, सितंबर, जनवरी या फिर मार्च में, और ये हुई थी मार्च में। उसके बाद है हरियाणा के जो प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। श्री तापसे, आर.एस. नरोला, बी.एन. चक्रवर्ती या धर्मवीर। तो प्रथम गवर्नर कौन थे, और ये थे जो ऑप्शन डी में है श्री धर्मवीर, प्रथम राज्यपाल। उसके बाद है हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है, उसको कहा जाता है घूमर, झूमर, लोर या गुग्गा नृत्य। तो उसको जो कहा जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है घूमर नृत्य। लड़कियां जो है ये घूमने वाली मुद्रा में नृत्य करती हैं, घूमर, या नाम से भी आप देख सकते हैं इसको। और ये जो नृत्य है होली, गणगौर पूजा और तीज जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। और हरियाणवी महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाला आभूषण घूमर है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र को इनमें से पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। पुराण, रामायण, महाभारत या गीता में, और यह है गीता में। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस जानवर को गुग्गा नवमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है। गाय, हाथी, सांप या मोर को। तो इसमें जो पूजा जाता है जो ये ऑप्शन बी में है तो ये है सांप को। उसके बाद है हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं। कलाई, गर्दन, कान, नाक में, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए तो ये पहना जाता है कलाई में। और कंगन, आरसी, अंगूठी, अनंत, कड़ा, कांगड़ी, गजरा, छन कंगन, टाड़, टांडिया, दस्तबंद, पछेली, बाजूबंद, नेवरी, हाथ फूल, पोंची, कंडुल्ला, छन, ये हाथों में पहने जाने वाले कुछ आभूषण हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है। नर्मदा, यमुना, गंगा या कावेरी के द्वारा। और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पर रहेगा तो ये यमुना नदी है। उसके बाद है कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, यमुना घग्गर का मैदान, उत्तर पूर्व में शिवालिक हिल्स या अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान। तो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है यमुना घग्गर का मैदान। उसके बाद है डैश हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। अरावली, शिवालिक, मौनी की पहाड़ियाँ या सिपरा हिल्स। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में है तो ये शिवालिक रेंज है। उसके बाद है हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है
सूरजकुंड, दमदमा, सुखना या तिलियार झील। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, जो ऑप्शन सी में है, तो ये दमदमा है। दमदमा झील कहाँ पर है? गुड़गांव में, और गुड़गांव जिले के सोहना में है ये, और हरियाणा में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उससे ये घिरी हुई है। उसके बाद है अनंगपुर बांध, हरियाणा के किस जिले में है? सिरसा, पंचकुला, फरीदाबाद या गुड़गांव में। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? और ये है जो ऑप्शन बी, फरीदाबाद में। उसके बाद है हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? 90, 93, 85 या 80 में। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये है 90 में, ऑप्शन ए। और जब हरियाणा अस्तित्व में 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय इनकी जो विधानसभा सीटों की जो संख्या है ये कितनी थी? तो ये 54 थी, जिनमें से 10 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। फिर 1967 में इनकी संख्या को बढ़ाकर 81 कर दिया गया था, और 1977 में इनकी जो संख्या है इनको 90 कर दिया गया था, जिनमें से 17 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित मानी गई हैं। उसके बाद है रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में आता है? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा या फिर जींद में। तो ये जो रानिया विधानसभा क्षेत्र है, और ये आता है ऑप्शन बी, सिरसा में। उसके बाद है हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए 4, 10, 5 या 6। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी, तो ये है 5। राज्यसभा के लिए 5 और लोकसभा के लिए 10, विधानसभा में 90। उसके बाद है इनमें से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? महावीर प्रसाद, ओम प्रकाश चौटाला, धर्मवीर या जीडी तापसे। हरियाणा के राज्यपाल जो इनमें नहीं थे, जो ऑप्शन बी में है, ओम प्रकाश चौटाला। और ये क्या है? मुख्यमंत्री रहे हैं 1989 से 2005 तक। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? पटौदी, मानेसर, फारूकनगर या कोसली। तो ये जो कौन सा नगर है गुरुग्राम की तहसील नहीं है, जो ऑप्शन डी में है, कोसली। गुरुग्राम जिले में 5 तहसील गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फारूकनगर और मानेसर है। तो ये कोसली जो है रेवाड़ी जिले की तहसील है। उसके बाद है हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चावल, मक्का, चना या गेहूं का। तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है ये गेहूं का होता है, जो यहाँ पर डी में आई है। उसके बाद है हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा जो पशुपालन फार्म कहाँ पर है? रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम या हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म, और ये करनाल में है, जो ऑप्शन सी में आया है। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी या करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और ये करनाल में है। उसके बाद है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? पानीपत, करनाल, यमुनानगर या फरीदाबाद में। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान, तो ये NDRI, ये भी करनाल में है। और 1989 में इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। उसके बाद है हरियाणा में खेल कुंभ महाकुंभ 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद या रोहतक में। तो 2019 में। और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये है गुड़गांव में। उसके बाद है हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुए थे? राव तुलाराम, वीरेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह या चौधरी छोटूराम। तो राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुए थे? और ये थे सर छोटूराम। इनका जो जन्म है 24 नवंबर
और 1881 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला जो गांव है जाटपुराल में हुआ था। बचपन में इनका जो नाम है ये था रिचपाल। उसके बाद आ जाता है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है ये? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना झज्जर, काकरोई, खेदड़ या यमुनानगर में। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो कहाँ पर है ये? झज्जर में है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये 1500 मेगावाट है। उसके बाद है हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के क्षेत्र को 7 से कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई थी? और इसमें जो बनाई गई थी तो ये है 25%। नेक्स्ट आ जाता है पीपली में जो मिनी चिड़ियाघर हरियाणा में कौन से जिले में स्थित है? भिवानी, कुरुक्षेत्र, पंचकुला या रोहतक में। तो पीपली में जो मिनी चिड़ियाघर है ये पीपली कहाँ पर है? तो ये जो ऑप्शन बी है हमारा कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पर है ये। और 27 एकड़ में ये फैला हुआ है। 1982 में जो इसको स्थापित किया गया था। यह चिड़ियाघर 1982 के दौरान स्थापित किया गया था। उसके बाद है अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है। CIRB का विस्तृत रूप क्या है? यह भी क्वेश्चन आ जाता है। CIRB कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म जो है यहाँ पर ऑप्शन सी में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। उसके बाद है लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किन्हें जाना जाता था? सर छोटूराम, राव तुलाराम, पंडित नेकीराम शर्मा या पंडित श्री राम शर्मा। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है डी वाला, तो ये है पंडित श्री राम शर्मा। इनका जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ था। लाला मुरलीधर जो है इनको पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो इन दोनों में अंतर है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये हरियाणा के हैं। उसके बाद है हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? HVPNL और इसका जो मतलब है ऑप्शन सी वाला, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। उसके बाद है हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? राजा नाहर सिंह, तुलाराम बहादुर सिंह या नूर मोहम्मद खान। तो यहाँ पर हरियाणा में है। हरियाणा प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, राव तुलाराम की स्मृति में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी? जापान, USA, फ्रांस या इजराइल के साथ। और ये की गई थी इजराइल के साथ। तो ये जो बागवानी परियोजना जो है ये इजराइल जो है के साथ जो इसको भागीदारी की गई थी। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।